अस्सलाम वालेकुम। आज का जो है हमारा टॉपिक है वो है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में होता है कि एक्सेसिव आयरन ओवरलोड हो जाता है। अब एक्सेसिव आयरन ओवरलोड से मुराद है कि कितना एक्सेसिव, तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली बॉडी में 4 ग्राम तक आयरन होता है, लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस में होता है कि 20 to 60 ग्राम तक आयरन पहुंच जाता है। लेकिन वुमेन में ड्यू टू इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन आयरन की जो ओवरलोड की सिम्टम्स हैं या फीचर्स हैं वो थोड़ी देर से आते हैं। सो होता ये है कि आयरन जब डिपॉजिट होता है हेपेटोसाइट्स में, पहले वो पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स में जाता है, उसके बाद पूरे लिवर में आहिस्ता आहिस्ता डिपोजिशन उसकी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से होता ये है कि या सिरहोसिस हो जाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन, या फिर एसाइटिस फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। सो जब भी कोई पेशेंट एसाइटिस या फिर सिरहोसिस की कंप्लेंट के साथ आता है तो आप उसमें आयरन ओवरलोड ज़रूर चेक करते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी इसकी ये है कि होता है कि सिस्टीन टू टायरोसिन सब्सटीट्यूशन होती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन है HFE प्रोटीन, ये नॉर्मली वर्क नहीं करता। ये नॉर्मली करता क्या है कि आयरन अब्जॉर्ब करता है ट्रांसफेरिन में, और ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन की एक्सेसिव डेपोजिशन को प्रिवेंट करता है। लेकिन जब ये प्रोटीन नहीं होगा तो एक्सेसिव आयरन डेपोजिशन होगी। अब इसके कॉजेज़ या तो प्राइमरी हो सकते हैं, जिसमें हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है, या फिर ट्रांसफेरिन की डेपोजिशन, ए ट्रांसफेरिनीमिया, या फिर ए सिरोलोप्लाज्मिनीमिया होता है। अब होता ये है कि ये ट्रांसफेरिन जो है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, सो ये नहीं होगा तो आयरन डेपोजिट होगा। सिरोलोप्लाज्मिन है, ये भी जो है वो आयरन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सो ये भी अगर नहीं होगा तो आयरन की ओवरलोड हो जाएगी और डेपोजिशन ज़्यादा होगी। सेकेंडरी काज ये है कि या तो आपकी एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो उसकी वजह से आयरन इंक्रीज करेगा, या फिर अनीमिया लाइक थैलेसीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये इसमें होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो म्यूटेटेड होता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है, और एक्सेसिव ब्रेकडाउन की वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है। या फिर कोई लिवर डिजीज। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पोर्फायरिया है जिसमें जो है आयरन ओवरलोड होने की वजह से हीमोक्रोमेटोसिस होता है, तो वो है पोर्फायरिया कुटेनिया टार्डा। नेक्स्ट थिंग इज क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स मेनली इफेक्ट होते हैं। सो जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, हार्ट, लिवर जो हमने मेनली डिस्कस करना है, और पेंक्रियाज और पिट्यूटरी। सो अब इनसे रिलेटेड हम एक एक प्रॉब्लम्स जो है वो इसकी देख लेते हैं। अगर तो डेपोजिशन होती है आपकी स्किन में तो वो इंक्रीज मेलानिन डेपोजिशन होगी, तो उससे होगा कि लेडन ग्रे स्किन। सो एक तो पिगमेंटेशन आपको स्किन पे वाजे नज़र आएगी। सेकंड थिंग ये है कि पेंक्रियाज इफेक्ट होंगे तो ये ब्रॉन्ज डायबिटीज़ होगी ड्यू टू दिस पिगमेंट डेपोजिशन। नेक्स्ट थिंग इज जॉइंट्स में होगा या तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की वजह से सीडो गाउट हो सकता है। सो ये एक रिस्पॉन्सिबल है जॉइंट्स में आर्थराइटिस काज करने के लिए। सो कार्डियक फेलियर हो सकता है, तो उसमें मेनली रिस्ट्रिक्टिव या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी इन्वॉल्व है तो इम्पोटेंसी या फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टिगेशंस। सो इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करवानी है, ऑब्वियसली अगर आयरन ओवरलोड है सो हम आयरन की स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर हम आयरन की स्टडी करते हैं तो हमें आयरन ऑब्वियसली सीरम आयरन ज़्यादा मिलेगा। अब ट्रांसफेरिन जो है उस पर जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं उसको मेजर करते हैं टोटल ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी तब कम होती है जब सीरम आयरन ज़्यादा होता है, लाइक मोर आयरन वो बाइंड नहीं कर सकता। सो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है अगर 45 से ज़्यादा हो जाती है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन जो है, सो जब सैचुरेशन 45 से ज़्यादा है सो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। सो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, सीरम आयरन ज़्यादा हो जाएगा, फेरेटिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। सो इसका मतलब यह है कि बॉडी में एक्सेसिव आयरन डेपोजिशन हो गया और मोर आयरन ट्रांसफरेंस से बाइंड नहीं कर सकता। सो अगर हमारी सीरम आयरन स्टडीज़ जो है वो अब नॉर्मल आ रही हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। पेशेंट को मेनली बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, लेकिन इससे बचाने के लिए हम नॉर्मली करते ही हैं कि MRI जो है वो हम पहले करवाते हैं, जिससे हमें हेपेटोसाइट्स में आयरन की डेपोजिशन शो हो जाती है MRI पे। और साथ ही हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लाइक हमें म्यूटेशंस जो है वो पता लग जाएंगी कि हीमोक्रोमेटोसिस से रिलेटेड है। सो पेशेंट को हम लिवर बायोप्सी से पहले ही फारग कर सकते हैं, लेकिन अगर लिवर बायोप्सी करवाएंगे तो ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होगा हीमोक्रोमेटोसिस का। नेक्स्ट थिंग इसमें यह है कि हेपेटिक आयरन इंडेक्स 1.9 से ज़्यादा होना चाहिए, MCQ के तौर पे आप याद कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ये है कि हमने फ्लीबोटमी करनी है या वेनस सेक्शन इसको कहते हैं, कि 500 मिलीलीटर ब्लड हमने निकालना है डेली, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयरन
कम होता जाएगा। जब आयरन कम होता जाएगा तो फेरेटिन जो स्टोर्स हैं आयरन के, वो हमने उसकी वैल्यू कितनी कम करनी है, अंडर 5 माइक्रोग्राम डेसीलीटर। अगर लीटर में होगा तो वो 50 में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज आयरन किलेटिंग एजेंट्स। अब किलेटिंग एजेंट्स में डिफ्रोक्सामीन भी आ सकता है, डीफेरासाइरोक्स भी आ सकता है। डिफ्रोक्सामीन चूँकि आईवी देते हैं, इंजेक्टेबल है, सो वो ओरल हमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि डीफेरासाइरोक्स है। लेकिन किलेटिंग एजेंट्स हमेशा तब यूज़ करने हैं जब फ्लेबोटमी फेल हो जाए। लास्ट में ये कि आयरन के लिए जो स्टेन यूज़ होता है ना, वो आपने उसका नाम याद करना है, वो है प्रोसियन ब्लू स्टेन। अब जहाँ पे हम जो है इसकी पास्ट पेपर में जो सिनेरियो आया वो भी देख लेते हैं कि पेशेंट आया अब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ, उसके साथ साथ उसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री भी है, इंसुलिन ले रहा है, नी में आर्थराइटिस है, उसके लिए पैरासीटामोल ले रहा है। अब फ्लूइड थ्रिल, इवर्टेड अम्बिलिकस, फुल फ्लैंक्स, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि ये एसाइटीज़ के सारे फीचर्स हैं, एग्जामिनेशन पे आपको नजर आए। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि स्किन की पिगमेंटेशन है, इसका मतलब है कि कोई डेपोजिट है किसी पिगमेंट का। नेक्स्ट थिंग कि वायरल साइटोलॉजी इसकी नेगेटिव है, सो हेपेटाइटिस नहीं है, ना ही कोई रेडनेस और स्वेलिंग है, यानी कि कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस भी नहीं है। सो 58 ईयर ओल्ड है, सो मोर देन 40 में मेनली हम हीमोक्रोमेटोसिस चेक करते हैं। सो इसको ब्रोंज डायबिटीज़ की वजह से आयरन डेपोजिशन है, उसकी वजह से इसको डायबिटीज़ है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की वजह से इसको जॉइंट्स में मसला है, और स्किन पिगमेंटेशन वैसे ही एक्सेसिव मेलानिन की वजह से। तो इसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो है वो है हीमोक्रोमेटोसिस। डायग्नोसिस के लिए हम वही स्क्रीनिंग टेस्ट आयरन स्टडीज़ करेंगे, मोस्ट एक्यूरेटली हम लिवर बायोप्सी करेंगे और MRI करेंगे। मैनेजमेंट में फ्लेबोटमी करेंगे, लेकिन साथ साथ आयरन किलेटिंग एजेंट्स भी कर सकते हैं जिनको में फ्लेबोटमी नहीं हो सकती। और डाइटरी में लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी क्योंकि उसमें आयरन एक्सेसिव होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विल्सन डिजीज़। हीमोक्रोमेटोसिस की तरह ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें म्यूटेशन मेनली होती है ATP7B जीन की। अब इसमें होता ही है कि टोटल बॉडी का जो कॉपर है वो इंक्रीज कर जाता है। अब कॉपर क्यों इंक्रीज करता है? एक्चुअली होता ये है कि कॉपर अब्जॉर्ब होता है स्टमक से और प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन से। जब वो स्टमक और प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है तो वहाँ से वो लिवर में जाता है, लिवर से वो इनकॉर्पोरेट होता है इनटू सिरोलोप्लाज्मिन, और सिरोलोप्लाज्मिन उसको ब्लड में एक्सक्रीट करता है, वहाँ से जाता है वो बॉडी से आउट। सो होता ये है कि सिरोलोप्लाज्मिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू दिस म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर एक्सक्रीट नहीं होता। जब कॉपर एक्सक्रीट नहीं होगा तो टोटल बॉडी कॉपर इंक्रीज कर जाएगा। अब किन किन ऑर्गन्स में वो कॉपर डेपोजिट होगा? लिवर में अगर वो डेपोजिट होगा तो उसकी वजह से होगा सिरहोसिस या फिर फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। अगर वो ब्रेन में डेपोजिट होगा तो उससे साइकोसिस या पार्किंसनिज्म होगा, क्योंकि बेसल गैंग्लिया में डेपोजिशन हो जाती है कॉपर की। अब यहाँ पे एक चीज़ याद करने वाली है कि लिवर की जितनी भी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उनमें हेपेटिक इनकेफलोपैथी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन विल्सन डिजीज़ में साइकोसिस या पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली आते हैं, इसमें हेपेटिक इनकेफलोपैथी के सिम्टम्स नहीं आते। आई में अगर डेपोजिशन होगी तो वो बनेगी केशर फ्लेशर रिंग, जिसमें ये होता है कि जब आप स्लिट लैम्प पे देखेंगे तो आपको ग्रीन ब्राउन आइज नज़र आएंगी अपर कॉर्निया के पास, वहाँ पे आपको कॉपर की डेपोजिशन नज़र आएगी। किडनी में अगर वो प्रॉब्लम होगी तो वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस में आपने चेक करेंगे तो लो सिरोलोप्लाज्मिन, लेकिन ये कभी भी जो है वो मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट का आपने ओपिनियन चूज़ नहीं करना। 24 आवर यूरिनरी कॉपर जो है ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। इसमें ये होता है कि कॉपर अगर 24 माइक्रो मोल 24 आवर में सब इससे ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। लेकिन बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो हम पेशेंट को करवाते हैं वो हमेशा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होती है, जिसमें हम चेक करते हैं कि केसर फ्लैशर रिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट हुआ है कि नहीं। अगर ये सारा कुछ चेक हो जाए और हमने डी पेंसिलामीन देना है अगर हमने 24 आवर यूरिनरी कॉपर चेक करना है, सो ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए होगी डी पेंसिलामीन जो कॉपर किलेटिंग एजेंट है। अगर ये नहीं देना क्योंकि इसकी वजह से रैश भी हो सकता है, लूपस लाइक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सो अगर पेशेंट ये इसको नहीं विथस्टैंड कर पा रहा सो उससे अल्टरनेटिव हम जिंक दे सकते हैं, जिंक कॉपर के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, या फिर ट्राइंटीन डाइहाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। और अल्टीमेटली एंड पे अगर प्रॉब्लम HCC
का रिस्क इंक्रीज हो जाता है बोथ हीमोक्रोमाटोसिस और विल्सन डिजीज में। सो अगर HCC तक स्टेज पहुंच जाती है सो आपका अल्टीमेट ऑप्शन लिवर ट्रांसप्लांट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है गिलबर्ट सिंड्रोम। जब गिलबर्ट सिंड्रोम होता है एक्चुअली होता ही है कि उसमें UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज लो हो जाता है। अगर तो ये एंजाइम कम्प्लीटली एब्सेंट हो तो उसको मेनली कहते हैं क्रिगलर निजार। अगर ये एंजाइम का लेवल लो है तो वो है गिलबर्ट सिंड्रोम। होता यह है कि ये एंजाइम हेल्प करता है कंजुगेशन में। जब बिलीरुबिन की कंजुगेशन नहीं होती तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन राइज कर जाता है, स्पेशली फास्टिंग में, क्योंकि फास्टिंग के दौरान इस एंजाइम का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन राइज कर जाता है। क्लिनिकली ये होता है कि इस डिजीज़ में बिलीरुबिन आइसोलेटेड राइज होता है। लाइक जब आप लिवर के अदर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, AST ALT वो सब आपको नॉर्मल मिलेंगे, वायरल हेपेटाइटिस का टेस्ट नेगेटिव आएगा। अगर आइसोलेटेड राइज है बिलीरुबिन की तो मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस जो है वो गिलबर्ट सिंड्रोम या फिर कोई हीमोलिसिस हो रहा है जिसकी वजह से बिलीरुबिन राइज कर रहा है। नेक्स्ट थिंग, जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो इन्वेस्टिगेशंस में आपको बिलीरुबिन का लेवल तो इंक्रीज नज़र आएगा, लेकिन बिलीरुबिन का लेवल 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा। और जब बिलीरुबिन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्टूल जो हैं वो नॉर्मल या डार्क कलर्ड होंगे ड्यू टू इंक्रीज टर्कोबिलिन, और यूरिन जो है वो ऑन स्टैंडिंग डार्क हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज यूरोबिलिन। लेकिन जब आप यूरिन में बिलीरुबिन चेक करेंगे तो नो बिलीरुबिन यूरिया आएगा, क्योंकि यूरिन में सिर्फ और सिर्फ कंजुगेटेड बिलीरुबिन आता है और यहाँ पर बिलीरुबिन अनकंजुगेटेड इंक्रीज है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इट्स एन अनट्रीटिव बट द पेशेंट आर मोस्टली माइल्डली सिम्टोमेटिक, इसलिए इसकी कोई ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट डिजीज इज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसमें बस आप ये याद रखें कि अगर पेशेंट नॉन स्मोकर है, उसको लिवर डिजीज या फिर एम्फीसीमा की प्रॉब्लम के साथ वो आया है, अगर स्मोकिंग एक्सक्लूडेड है उसमें आपने लाजमी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का टेस्ट करवाना है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है। ट्रीटमेंट इसका भी कोई नहीं, एंजाइम रिप्लेसमेंट ही होती है अगर करनी हो तो। अब लास्ट में आपको बस ये बता दूं कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का रोल मेनली होता है कि वो न्यूट्रोफिल इलास्टेज को ब्रेक डाउन करता है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है और ये इलास्टेज ब्रेक डाउन नहीं होता तो ये मेनली एम्फीसीमा और लिवर डिजीज काज करते हैं। अब पास पेपर में जो इसका क्वेश्चन आया हुआ है, 15 ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस, हर टिपिकल बिलीरुबिन इज 3.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब है कि 6 से कम है। AST ALT 19 ये नॉर्मल है। 2 DDs देने हैं आपने। आइसोलेटेड राइज इन बिलीरुबिन का फर्स्ट DD जो है वो हमेशा गिलबर्ट सिंड्रोम होगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, और सेकंड हेमोलिटिक जॉन्डिस भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो इंक्रीज बिलीरुबिन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में आपने एक्सक्लूजन भी करनी है और डायग्नोसिस भी करना है। डायग्नोसिस के लिए बिलीरुबिन लेवल चेक किया, एलिवेटेड अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। LFTs नॉर्मल आएंगे। अगर CBC करेंगे तो हेमोलिसिस भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। वायरल मार्कर्स नेगेटिव, और आपने बाइल एसिड्स या अल्ट्रासाउंड करना है कि लाइक कोई गॉल ब्लैडर की वजह से तो नहीं बिलीरुबिन की प्रॉब्लम आ रही।